जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं ज्ञान जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है एप्लीकेशन पे, उसे ही हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा डिस्कशन होगा प्रत्येक क्वेश्चन पे, लेकिन करंट अफेयर्स में कोई डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि उसमें डिस्कशन करने लायक कोई चीज़ है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। इसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये 19 अप्रैल को एप्लीकेशन पे करवाया गया था। इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है और इंडियन इकोनॉमिक का ये दूसरा टेस्ट है, लेकिन सब मिला के ये आपको हो जाएगा छठा टेस्ट, क्योंकि 2 टेस्ट साइंस का हो चुका है और 2 टेस्ट आपको सोशल साइंस का हो चुका है और दूसरा टेस्ट इंडियन इकोनॉमी का है, मतलब छठा टेस्ट ये हो जाएगा। और कुल मिला के देखा जाए तो 34वां टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पिछले मंथ के भी सेट हम लोग ख़त्म करवा चुके हैं और ये नेक्स्ट मंथ का ख़त्म करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको 9 बजे से पहले मिल जाता है और वीडियो सॉल्यूशन जो आपको 10 बजे मिलता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है? अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में नहीं पाए थे। सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अल्प विकसित और विकासशील में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही नहीं है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान, ये जो है अल्प विकसित या विकासशील का है। प्राथमिक क्षेत्र का जो है अधिक योगदान जो होता है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में होता है, ना कि विकासशील अर्थव्यवस्था में। अगर विकासशील अर्थव्यवस्था देखा जाए जो कि भारत का है, और भारत में सबसे ज़्यादा यानी अधिक योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से। पता होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन तथा तकनीकी विकास का निम्न स्तर। आपको पता है कि औद्योगिक पिछड़ापन और तकनीकी विकास का निम्न स्तर है, जिसकी वजह से यह अल्प विकसित है या फिर विकासशील है, ठीक है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, आपको पता अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक होता तो ये भी विकसित देशों की श्रेणी में आता, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति आय निम्न है, जिसकी वजह से ये विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की उच्च दर। अगर पूंजी निर्माण की उच्च दर होती तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होता, देश में विकास अधिक होता, और देश में विकास अधिक होता तो इसे भी विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन पूंजी निर्माण की दर जो है वो निम्न है, जिसकी वजह से ये विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। देखिए इसके लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ। इसके लेखक हैं जे एम किन्स। कौन है? जे एम किन्स जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग कॉपी लेके नहीं बैठते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कॉपी लेके बैठा कीजिए और जितना चीज़ मैं बोलता हूँ उसे नोट किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिख के मेरे द्वारा लिखवाया जाए, कोई बोर्ड है नहीं कि हम आपको लिखवा देंगे। तो आप लोग खुद से ही इस पर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जे एमकिन्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बहुत कम जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जानते हैं आप लोग? जो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक बोला जाता है जे एम किन्स को। किन्हें बोला जाता है? जे एम किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक बोला जाता है। और इसमें आप एक वर्ड गौर कर रहे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बेरोजगारी कहते हैं ना, उस शब्द की उत्पत्ति भी, उस शब्द बोलिए या फिर उस पर गहन चर्चा जो है जेम किन्स के द्वारा ही किया गया था। मतलब बेरोजगारी के उत्पन्न होने का कारण तथा उसे दूर करने का उपाय जो है वो जेम किन्स के पुस्तक से मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें दिया है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का एक प्रमुख पुस्तक है जिसे ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप कॉपी लेके बैठिए और लिखते जाइए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कब प्रकाशित हुआ? 1890 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1890 में। चलिए नेक्स्ट है आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का आप लोग को पता होगा वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। ये प्रकाशित हुआ है आपको 1776। कब प्रकाशित हुआ है? 1776। नेक्स्ट जेम किन्स के बारे में पता चल गया, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और लास्ट है रॉबिन्स।
रॉबिन्स का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। आप लोग नहीं लिख पाए होंगे तो सिर्फ लिख लीजिए, शॉर्ट में बोला जाता है इकोनॉमिक साइंस। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक साइंस, शॉर्ट में लिख लीजिए इकोनॉमिक साइंस। और ये प्रकाशित हुआ था 1932 में। आगे बढ़ते हैं। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय? सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय? सबसे पहली बात आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आर्थिक विकास जो है ना, आर्थिक विकास इसके तीन पहलू हैं। क्या है? इसके तीन पहलू हैं। पहला पहलू है सतत आर्थिक विकास, जिसे सतत विकास भी बोलते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास। दूसरा क्या है? आर्थिक विकास। और तीसरा है समावेशी विकास। लिख लीजिएगा कॉपी में। तीन पहलू हैं। पहला है सतत विकास, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है समावेशी विकास। सतत विकास का मतलब है कि जैसे कि हम लोग किसी जगह पे खनन करते हैं। मानिए, समझने का कोशिश कीजिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। जैसे किसी जगह पे खनन करते हैं या फिर किसी चीज़ को निकालते हैं, जैसे कोयला निकालते हैं। चलिए कोयला निकाल रहे हैं हम लोग। मानिए कि झारखंड के झरिया से हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सतत विकास के अर्थशास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि कोयला उस मात्रा में निकाला जाए कि जिस मात्रा में आगे आने वाली पीढ़ी को परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपने देश के विकास के लिए इतना कोयला निकालते जाए कि आगे आने वाले 30 साल या 40 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी उसे परेशानी हो। तो इसे ही बोलते हैं सतत विकास। मतलब कि इसका मूल पॉइंट है आने वाली पीढ़ी, और दूसरा एक मूल पॉइंट है पर्यावरण, ठीक है। और वो बोलते हैं कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाए कि पर्यावरण को भी हानि ना हो, ठीक है। यही हो गया सतत विकास। तो इसमें क्या है? सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना, ये नहीं होगा। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की आर्थिक विकास, ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और मैंने आपको बोला था एक सतत विकास है, दूसरा पहलू है आर्थिक विकास, तीसरा है समावेशी विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है आर्थिक विकास, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, ये भी जरूरी है। एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है आर्थिक वृद्धि, ठीक है। एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है आर्थिक वृद्धि। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसे समझना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या हो जानते हैं? ऐसे कि देश है, देश में वृद्धि हुआ, जैसे ये बोलते हैं जीडीपी, जीडीपी में वृद्धि हुआ। किस में वृद्धि हुआ? जीडीपी में। देश की जीडीपी में वृद्धि हुआ तो उसे बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। लेकिन देश के जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर होता है तब बोलेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है। अगर सिर्फ जीडीपी में वृद्धि हुआ है तो वो आर्थिक वृद्धि हुई है। उससे मतलब देश की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं आएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं आती है तब तक देश की स्थिति में क्या सुधार आएगी। तो वही बात हो गई, जीडीपी में वृद्धि होने से कोई फायदा नहीं है जब तक आर्थिक यानी मानव में विकास नहीं होगा, मानव के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक जो है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो आर्थिक विकास का मतलब हो गया कि जीडीपी में भी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि, ठीक है। यही होता है अंतर। और समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास वो है समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो विकास की ओर कार्य करती है सरकार, उसे ही समावेशी विकास करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि सीट पसंद आ रहा हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को इतने डिटेल से समझाऊँ कि क्वेश्चन आपको यहीं पे याद भी हो जाए और भविष्य में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय सीएसओ ने निम्नलिखित में से किस आधार वर्ष का कभी प्रयोग नहीं किया? देखिए, देश आज़ाद होने के बाद आधार वर्ष जो है वो बनाया गया राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो है आधार वर्ष बनाया गया, लेकिन सबसे पहला आधार वर्ष जो था वो 1948 से 49 था, ना कि 47-48 था। इसका आंसर जो होगा प्रयोग नहीं किया गया है, तो 1947-48 प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद 1960-61 सही है। और वर्तमान में जो है 2011-12 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय जो है उसको निकालने के भी दो पहलू हैं। एक पहलू है आधार वर्ष मूल्य पर, क्या है? आधार वर्ष मूल्य पर। और दूसरा पहलू है चालू कीमत पर। दूसरा पहलू क्या है? चालू कीमत पर।
और मुख्य रूप से अगर वास्तविक निकाला जाए राष्ट्रीय आय तो वो आधार वर्ष के मूल्य पर ही सही राष्ट्रीय आय निकलता है, ठीक है, जो 2011-12 को आधार वर्ष मानकर वर्तमान में निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन में बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार क्या है? अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी बात बताने वाला हूँ। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की उत्पादन, सबसे पहले उत्पादन से बात शुरू करेंगे। इसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन जो है उसके लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको भी पता है। वो 4 चीज़ क्या है बताइए? सबसे पहला हो जाएगा आपका भूमि। क्या हो जाएगा? भूमि। मैं बोलूँगा आप लोग लिखिएगा, मैं लिख नहीं पाऊँगा। दूसरा हो जाएगा पूंजी। दूसरा क्या हो जाएगा? पूंजी। तीसरा हो जाएगा श्रम। तीसरा हो जाएगा श्रम और चौथा हो जाएगा उद्यमी। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक ये चारों चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं पे, जैसे कोई उद्यमी है, वो कहीं पे भूमि ले रहा है तो उसका तो रेंट देना पड़ेगा। उसका क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। फिर पूंजी अगर कहीं से ले रहा है तो उसका तो ब्याज देना पड़ेगा। अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। श्रम यानी किसी मजदूर को ला रहा है, उसको वेतन देना पड़ेगा। और फिर उद्यमी है तो वो अपना लाभ भी खोजेगा, जब इतना कुछ करेगा तो लाभ भी खोजेगा। जब इन चारों चीज़ को जोड़ेंगे तो टोटल कीमत प्राप्त होगा। जो भी चीज़ उत्पादन कर रहे हैं उसका कीमत प्राप्त होगा, उसे ही बोलते हैं हम लोग। और इस चारों चीज़ को जोड़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? साधन लागत। उसे क्या बोलेंगे? साधन लागत, जो यहाँ पे दिया हुआ है साधन लागत। और यहाँ क्या है? बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। और साधन लागत, इस दोनों में क्या अंतर है? धारणाओं का अंतर का आधार क्या है, ये बोला जा रहा है। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। साधन लागत, साधन लागत प्लस जीएसटी जिसे बोलिए या अप्रत्यक्ष कर बोलिए, बराबर होता है बाजार कीमत। जब मार्केट में आप साधन लागत तो लगा दी और मार्केट में हम लाएंगे तो सरकार मेरे से जीएसटी भी लेगी, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा बाजार कीमत। और बाजार कीमत तो पता चल गया इससे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसके धारणाओं का अंतर आधार क्या है वो अभी तक पता नहीं चला। तो एक और फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। इसका मतलब ये है कि सरकार जो हमसे जीएसटी लेती है, सरकार हमसे क्या लेती है? जीएसटी लेती है। सरकार जीएसटी लेती है या फिर हमसे कर लेती है किसी भी प्रकार की, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं लेती है। उसमें से कुछ अंश जो है वो हमारे यानी कमज़ोर वर्ग के आर्थिक सहायता में भी यूज़ करती है। जैसे देखिए, जैसे गेहूँ मार्केट में 25 रुपये 30 रुपये मिलती है, लेकिन सरकार जो है वो 2 रुपये 1 रुपये 5 रुपये के हिसाब से भी आर्थिक सहायता के रूप में उपयोग करती है। उसे ही बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक कर। मतलब माइनस आर्थिक सहायता, मतलब जितना अप्रत्यक्ष कर लिए हैं उसमें से जितना हम सहायता सरकार के द्वारा की जाती है उसे माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद प्राप्त होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ये आपको पता चल गया होगा कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में भी अंतर है। यहाँ पे अ होना चाहिए था, अप्रत्यक्ष कर। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में भी अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में अप्रत्यक्ष कर नहीं लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, जो इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वस्थ एवं खुशहाल की प्रति व्यक्ति एक सेकेंड स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन ही आर्थिक विकास का मूल मापक है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपको न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा। न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना लंदन में हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। देखिए, खुशहाली के भी 4 आयाम हैं। खुशहाली के क्या है? 4 आयाम, मतलब खुशहाली मापने के 4 आयाम हैं, जो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको चारों आयाम बता देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहला आयाम है असमानता। असमानता लिख नहीं पाऊंगा, आप सिर्फ बोलूँगा। दूसरा आयाम है खुशहाली। दूसरा आयाम क्या है? खुशहाली। तीसरा आयाम है जीवन प्रत्याशा। तीसरा आयाम है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब समझ रहे हैं? औसत आयु, कितनी आपकी औसत आयु। और चौथा आयाम है परिस्थितिकी पदिक चिन्ह। परिस्थितिक पद चिन्ह क्या है? परिस्थितिक पद चिन्ह, मतलब आपकी जो वायुमंडल है या फिर परिस्थिति की संरचना है वो कैसी चल रही है, उसमें कितना प्रदूषण है, क्या है, इस प्रकार से इसे भी मापा जाता है। इस अनुसार से जो है खुशहाली का मापन होता है। 4 आयाम इसके। और मैं आपको बता दूं कि 2024 का तो अभी खुशहाली रिपोर्ट आया नहीं है, 2023 का आ चुका है। इसमें से अपना भारत जो है 126वें स्थान है कुल 136 देश में। तो ये बहुत दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं।
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2008 ईस्वी में। और 2008 ईस्वी में इसलिए किया गया था क्योंकि अभी तक जो मतलब 2008 से पहले जो कागजात थे या फिर उसके बाद भी अभी तक भी बहुत सारे कागजात वैसे हैं भूमि वाले, और जो आधुनिक लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें रत्ती भर बित्ता भर ये सब यूज किया गया। तो ये सब चीज़ आधुनिक लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए जो उसे आधुनिकीकरण करने के लिए 2008 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है आपका वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत में स्थान है। तो इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो अभी वर्तमान में दूसरा हो गया। क्या हो गया? दूसरा हो गया। आपको मैं बता दूं, देखिए मोदी जी के आने के बाद बहुत सी सुधार भी हुई है, ऐसे मानना भी पड़ेगा। जो सुधार हुई है वो सुधार हुई है, उसे मानेंगे, लेकिन जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसे भी मानना ही पड़ेगा। बाकी मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2014 से पहले जो है अपने भारत में सिर्फ 2 स्टील कारखाना था, सिर्फ 2 था। लेकिन 2014 के बाद जो है बहुत सारे हो गए और बहुत अच्छी उत्पादन भी हो रही है स्टील का। अपने भारत में जो है कच्चा स्टील सिर्फ निकाला जाता था और जर्मनी और चीन को डायरेक्ट भेज दिया जाता था 2014 से पहले। लेकिन वर्तमान में मोदी जी की सरकार, मोदी जी के द्वारा नहीं, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो है इस चीज़ पे ध्यान दिया गया और स्टील उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो है फैक्ट्री बैठाएगी और वर्तमान में अपना भारत जो है स्टील उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद योजना का संबंध है। तो प्रसाद योजना का संबंध किससे है? प्रसाद योजना का संबंध जो है ना, देखिए फिर से बात आया गई उसी पे। जब 2014 में मोदी जी आए तो वो देखे कि लोग जो है ना घूमने जरूर जाते हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है तीर्थ यात्रा करना। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? तीर्थ यात्रा, मतलब तीर्थ यात्रा करते हुए घूमना। तो वो सोचे कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो भी तीर्थ वाले स्थान है उसे आधुनिकीकरण कर देते हैं, उसे ज़्यादा बेहतर कर देते हैं, जिससे और भी अधिक लोग आए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जैसे अधिक लोग आएंगे तो अधिक पैसे आएंगे, अधिक पैसे आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसलिए ये प्रसाद योजना लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल का आधुनिकीकरण करना था। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति उपयुक्त नहीं है? चलिए, उपयुक्त नहीं है इसे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कल भी पिछली अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र वाली जो है वीडियो में बताया था मुद्रास्फीति क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, आजकल के मीडिया वाले का कुछ कहना नहीं है। वो अब महंगाई लिखने से शर्माते हैं, वो महंगाई लिखने से शर्माते हैं, इसलिए पेपर में भी अधिक जगह आप मुद्रास्फीति वर्ड का यूज़ देखिएगा, क्योंकि महंगाई लिखने में उन्हें शर्म आती है और उन्हें पता है कि मुद्रास्फीति वर्ड जो है बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वो मुद्रास्फीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ हिंदी में बोला जाए तो वो महंगाई है। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति उपयुक्त नहीं है? मुद्रा की आपूर्ति में कमी लाना। अगर मुद्रा जो है सप्लाई करना कम कर देंगे तो महंगाई जो है वो खुद ही कम। देखिए सबसे पहली बात है महंगाई कम करने का एक तरीका, जैसे आम आदमी है, आम आदमी के पास अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा, आम आदमी के पास अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है, वो क्या करेगा कि 20 रुपया का जो सामान है ना, अगर उसे मार्केट में 25 रुपया में मिल रहा है वो भी ले लेगा, क्योंकि पैसा उसके पास ज़्यादा है तो वो भी ले लेगा। अगर पैसा उसके पास ज़्यादा है, अगर 20 रुपये का सामान 25 रुपये में लेने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से महंगाई को वो बढ़ावा दे रहा है। इस बात को समझ गए ना? इसे ही बोलते। तो अगर मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा का जो सप्लाई है उसे हम कम कर दें मार्केट में, तो मुद्रास्फीति रोकने में ये थोड़ा सा कारगर हो सकता है। नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि लाना। बैंक दर में वृद्धि लाना, बैंक दर उसे बोलते हैं जिस पर आरबीआई जो है अन्य बैंकों को पैसा देती है। अगर आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा जो देती है उसकी दर में वृद्धि कर दे, जैसे कि 2 पॉइंट समथिंग रहता है, 2.5 मान लेते हैं कि अगर है बैंक दर, अगर आरबीआई इसे 3.5 कर दे, 3.5 कर दे,
तो बैंक वाले जो ऋण दे रहे हैं, वो भी तो अपना ऋण बढ़ाएंगे। जैसे 12%, 11.5% पे अभी दे रहे हैं, तो वो भी तो अपना ऋण बढ़ा देंगे। SBI भी तो अपना ऋण बढ़ा देगी, 12% के बदला 16% लेना शुरू कर देगी। जहाँ 16% लेना शुरू कर देगी तो लोग खुद ही ब्याज पर पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। ब्याज पर पैसे नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो लोग फालतू का 20 रुपये का सामान 25 रुपये में खरीदेंगे नहीं, और 20 रुपये का सामान 25 रुपये में खरीदेंगे नहीं, तो महंगाई खुद ब खुद डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिभूति का क्रय। खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिभूति का क्रय नहीं होना चाहिए, विक्रय। खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत मतलब सरकार के पास जो बॉन्ड है उसका क्रय, सरकार जो बॉन्ड का क्रय करे, क्रय नहीं करे, विक्रय करे। क्या करे? विक्रय करे। अगर जो है सरकार के पास मानिए 1 लाख का बॉन्ड है, सरकार 1 लाख रुपए की इस बॉन्ड को बेच देती है, यहाँ पे विक्रय रहता तब ये पॉइंट सही होता, लेकिन उपयुक्त तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मैं फिर भी इसको क्लियर करता हूँ। अगर सरकार के पास 1 लाख का बॉन्ड है और सरकार मेरे से मतलब मैं सरकार से खरीद लेता हूँ, मानता हूँ कि मैं सरकार से खरीद लेता हूँ, तो मेरे पास जो 1 लाख रुपया था वो तो सरकार के पास चला गया, मतलब बैंक में चला गया, RBI के पास चला गया। तो मेरे पास पैसा जो था वो अगर बैंक में चला गया है या फिर सरकार के पास चला गया, मेरे पास तो एक कागज़ का टुकड़ा मिल गया। मेरे पास क्या मिल गया? एक कागज़ का टुकड़ा, बॉन्ड मिल गया। तो इससे क्या हुआ? मेरा पैसा सरकार के पास चला गया और मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मैं 20 रुपये का सामान 25 रुपये में खरीदूंगा नहीं, और फिर से मुद्रास्फीति में खुद ब खुद कमी आने लगेगी, यानी महंगाई में कमी आने लगेगी। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि। CRR क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। CRR वो होता है, जैसे कोई बैंक है उसे एक दर, जैसे 2.5% अभी लगभग है, मतलब उसकी जो पूरी पूंजी होगी उसका 2.5% RBI के पास जमा रखना होगा। उसका 2.5% जो है वो RBI के पास जमा रखना ही होगा। ये 2.5% मतलब निश्चित किया गया है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसमें क्या करा है कि अगर जैसे बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, वो क्या करेगा, जहाँ 12% के ऋण पे दे रहा था, मतलब 12% ब्याज पे ऋण दे रहा था, अब वो जो है साढ़े 11%, 11.7% के ब्याज पे ही ऋण देना चालू कर देगा। क्या करेगा? ऋण देना चालू कर देगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा है और RBI को पता चल जाएगा ज़्यादा पैसा है। वो क्या करेगा? CRR में वृद्धि कर देगा, मतलब जहाँ 2.5% जमा करना होता था वहाँ कहेगा कि आपको 3.5% या 5% जमा करना है RBI के पास। ये RBI को हक है, ठीक है। तो वो कहेगा कि 3.5% या 5% आप जमा कीजिए। जैसे ही वो अपना 5% जमा करेगा RBI के पास, वैसे इसके पास पैसे की कमी आएगी, फिर से जो है मार्केट में पैसा कम आने लगेगा। जहाँ ये 11.75% SBI दे रहा था ब्याज, वहाँ पे ये 15% लेना शुरू कर देगा। तो वैसे ही फिर व्यक्ति ऋण लेगा नहीं, फिर मार्केट में पैसा कम आएगा, फिर महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरह से आप लोग को समझा पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद आधार दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? देखिए, आधार दर का मतलब क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। आधार दर का मतलब होता है कोई भी बैंक है, चलिए सब बैंकों का बैंक आपको पता है कि RBI, लेकिन अन्य जो भी बैंक है जैसे SBI है, बाकी जितने मानिए SBI को लेकर भी चलेंगे हम। तो आधार बैंक का मतलब ये, आधार बेस रेट का मतलब ये है कि RBI के द्वारा निश्चित किया जाता है कि SBI या फिर अन्य बैंक या जो भी अन्य बैंक है वो किसी एक रेट, जैसे रेट दर जैसे 12% निर्धारित कर दिया, 12% से कम ब्याज दर पर आप किसी को भी ऋण नहीं दे सकते, उसे ही आधार दर बोला जाता है। बस यही जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह ब्याज दर जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहक को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। इस बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना की सुविधा उन बैंक खाता धारक को उपलब्ध है जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, ये भी सही है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम राशि 365 प्रति वर्ष है, ये गलत है। 365 नहीं, 12 रुपये प्रति वर्ष है। कितना है? 12 रुपये प्रति वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित ऐसा बाजार जहां सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है उसे गिल्ट एज बाजार कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्ट एज्ड बाजार। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2004 को शुरू की गई प्रतिभूति विनिमय कर किस प्रकार का कर है? तो प्रतिभूति विनिमय कर जो 1 अक्टूबर 2004 को शुरू की गई थी वो किस प्रकार का? वो है प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, GST परिषद के कुल 33
सदस्यों में केंद्रीय सरकार की ओर से कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो केंद्र सरकार की ओर से कुल 2 प्रतिनिधि होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष, जिसे जो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं अध्यक्ष, और दूसरा होते हैं सदस्य, एक और सदस्य जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। अगर सरकार के पास केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नहीं है तो वो किसी अन्य सदस्य को भी नियुक्त कर सकते हैं, किसी अन्य सदस्य को भी नियुक्त कर सकते हैं। बाकी 28 राज्य के होते हैं एक और 3 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 28 3 31 और 2 ये 33। साख पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? साख पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? साख पत्र के बारे में आपको थोड़ा सा समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। साख पत्र क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज दिस, मैं बताने का कोशिश कर। जैसे देखिए, ये है अमेरिका और ये है अपना भारत। भारत का शर्मा जी और अमेरिका का जो है पीटर। अमेरिका का कौन है? पीटर। इस दोनों में होने वाला है बिजनेस। इस दोनों में क्या होने वाला है? बिजनेस, ठीक है। तो शर्मा जी को जो है अमेरिका से सामान लेना है, शर्मा जी को अमेरिका से सामान लेना है, लेकिन पीटर क्या बोल रहा है? पीटर बोल रहा है कि आप पहले हमको पैसा भेज दीजिए, फिर हम आपको सामान भेज देंगे। और शर्मा जी बोल रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि हम आपको पैसा भेज दें और आप हमको जो है सामान भेज ही दीजिएगा, क्योंकि आपके देश का कानून अलग है, हम तो आप पे FIR या फिर आप पे हम केस भी नहीं कर सकते। और पीटर भी वही बोल रहा है कि आपका क्या गारंटी है कि हम सामान आपको भेज दें और आप हमको पैसा भेज ही दीजिएगा? इसका भी कोई गारंटी नहीं है। आपके भी देश का कानून अलग है, आप पे भी हम FIR या फिर केस नहीं दर्ज कर सकते। बोले बात तो सही है। फिर क्या होगा? तो इसके बीच में आता है बैंक। कौन आता है? बैंक। इसके बीच में कौन आ जाएगा? बैंक। बैंक जो है इसके लिए काम करेगा। क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? बैंक चेक करेगा। जैसे SBI लेते हैं, SBI का ब्रांच USA में भी है और भारत में भी है। कहाँ? USA में भी है, भारत में भी है। SBI क्या करेगा? पीटर का अकाउंट चेक करेगा और इधर भारत में SBI क्या करेगा? शर्मा जी का भी अकाउंट चेक करेगा। देखेगा कि पीटर के अकाउंट भी मतलब अभी तक साफ़ सुथरा है और शर्मा जी का अकाउंट भी अभी तक साफ़ सुथरा है, इनके द्वारा कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? बैंक क्या करेगा? SBI कि एक साख का पत्र जारी करेगा, मतलब तैयार करेगा, और इसमें लिख देगा कि जैसे ही आप इनको सामान देते हैं और सामान पहुंचता है तो मैं जो है शर्मा जी के अकाउंट से पैसा पीटर के अकाउंट में खुद ही डाल दूंगा। मतलब बैंक जो है वो खुद ही शर्मा जी के अकाउंट से पैसा पीटर के अकाउंट में डाल देगा। वो एक नोट पहले बॉन्ड बनवा लेगा, ठीक है। तो इस बात को देखते हुए जो है लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाता है, मतलब साख पत्र तैयार किया जाता है। तो इसमें किसके लिए होगा? इसमें जो है ना, साख पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आयातकर्ता के द्वारा जारी किया जाएगा, मतलब जो सामान मंगवाएगा उसके द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि सामान जो मंगवाएगा उससे ही पैसा देना होता है ना, तो इसलिए आयातकर्ता के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए, आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छे से समझाने का आज कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को तो लाइक कर दिए होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है नरकसे के द्वारा। किसके द्वारा? नरकसे के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के क्या कारण है? तो भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण जो है रोजगार विहीन आर्थिक विकास, श्रमिकों में गतिशीलता में कमी। अब देखिए, श्रमिकों की गतिशीलता में कमी का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम पटना जाके काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे तो यही करेंगे, उसे ही बोलते हैं श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। संयुक्त परिवार प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाना। संयुक्त परिवार प्रणाली मतलब होता है ना कि घर में किसी एक को बना दिया, वही कमा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती है। तो इनमें से सभी होगा। राष्ट्रीय निवेश कोष है, तो राष्ट्रीय निवेश कोष क्या है? राष्ट्रीय निवेश कोष है, इसमें सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। नेक्स्ट है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियां जो है बराबर होती है, जिसे ही संतुलन बिंदु कहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए, सबसे पहली बात, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं ये जानते हैं, इसे आप जान लीजिए। मतलब परिभाषा के टाइप में आपको मैं बता देता हूँ। ऐसा बाजार जिसमें एक वस्तु के कई विक्रेता तथा क्रेता हैं, परंतु हर विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न है। जैसे कार कार है ना, मार्केट में कार आती है, टाटा भी निकालता है, बाकी टोयोटा भी निकालता है, मतलब अलग अलग कंपनी भी निकालती है। वो तो है कार ही, लेकिन अलग अलग कंपनियां निकालती हैं, जिसे ही एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार बोलते हैं। और इस अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब वस्तु में विभेद होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु में विभेद होता है। आगे चलते हैं।
जब कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है तो पूर्ति है बेलोचदार। यदि किसी वस्तु की 3 इकाई का उत्पादन लागत 45 रुपये तथा 4 इकाई का उत्पादन लागत 80 रुपये है तो सीमांत लागत क्या होगा? सीमांत लागत क्या होगा? इसमें क्या होगा कि किसी एक वस्तु यानी एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन में लगी लागत सीमांत लागत कहलाता है। मतलब 3 वस्तु में उसको 45 रुपये खर्च हो रहा था और एक अन्य वस्तु जो है वो उत्पादन किया, जो चौथा वस्तु उत्पादन किया जिसकी वजह से उसे 80 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो कितना एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? 45, 80 में से 45 घटा दीजिए, मतलब 35 रुपये इसका सीमांत लागत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन जो होता है वो किसमें होता है? ये होता है समष्टि अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ तक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया। अब हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें कोई डिटेल में बात नहीं होगी, सिर्फ आंसर बताएंगे। हाल ही में कहाँ पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुभारंभ किया गया? हरियाणा में। हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव का संबंध किस पशु से है? तो इस महोत्सव का संबंध सांड से है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का विमोचन किया गया? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है चित्रा बनर्जी देविका रूनी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किन वाहनों से चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली सरकार जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, ये दोनों चलने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका कारण प्रदूषण है। जनवरी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? लियोनेल मेसी। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 किस फिल्म ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? ओपेनहाइमर। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024। आईसीसी ने दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं, प्लेयर ऑफ द मंथ। ये क्या है? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को प्रचार कर भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति होना चाहिए थे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे होगा राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू मेघालय खेलों में कौन से वे संस्करण का उद्घाटन किए हैं? तो ये उद्घाटन किए 5वें। किस भाषा में भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? तो वो भाषा है फारसी। अभी तक कुल 8 थे, अभी वर्तमान में 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया फारसी भाषा। अच्छा देखिए, शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में किसे शामिल किया जाता है पता है? वैसे भाषा जो 3000 से 4000 साल पुराना हो, 3000 से 4000 साल पुराना हो और वो किसी अन्य भाषा की सहायता से नहीं बना हो, उसे ही शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में और ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चली गई थी? ये जो है यहाँ और नहीं होना चाहिए, यहाँ सौर होगा। सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है सरयू नदी में चलेगी। मवेशियों का त्यौहार कनुमा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मवेशियों का त्यौहार कनुमा जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? उपयुक्त में से सभी जो है स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक, गुजरात और केरल। बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हुई थी हैदराबाद में। नेक्स्ट है MP लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो MP लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च किया है। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो असम होना चाहिए था। असम वैभव पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया किसे? ये प्रदान किया गया रंजन गोगोई को। नेक्स्ट है रंजन गोगोई को। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी कौन सी हो जाएगी? LIC है। आगे बढ़ते हैं। सू रेडरफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है इंग्लैंड से। महतारी वंदन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? महतारी वंदन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया। इसमें 1000 रुपये प्रति मंथ जो है प्रत्येक महिलाओं को दिया जाता है। हाल ही में 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वो है आगरा। कौन सा है? आगरा नहीं है, वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया? वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है बताइए? वो हो जाएगा आपके रोहित शर्मा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? तो 9वां संस्करण जो है वो तमिलनाडु में शुरू किया गया। हाल ही में किस कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वो है भेल कंपनी। कौन सा है?
भेल कंपनी नहीं है, REC लिमिटेड है। कौन सा है? REC लिमिटेड। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन आप लोग को और भी पसंद आएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र से बहुत सारे लोगों को डर लगता है और डरने की बात नहीं है, और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके पीछे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी के एग्ज़ाम में जो है 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये तो छोड़िए, बिहार एसआई के जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें कुल 13 क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। तो इस जिसकी वजह से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा इकोनॉमिक्स पे भी, ठीक है। तो शेयर तो कर ही दीजिएगा, मुझे पता है, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कर ही दीजिएगा, पता ही है। चलिए, आपको पीडीएफ तो दे दिया गया है, टेलीग्राम पे जाके ले लीजिए और पहले पीडीएफ सॉल्व कर लिया कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप लोग देखा कीजिए, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जब भी बैठते हैं वीडियो देखने के लिए, तो कॉपी लेके बैठिए, जितना मैं अतिरिक्त पॉइंट बताता हूँ उसे नोट करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।